Hello students. In our previous lecture we studied about torque and relation between torque and angular momentum. We studied about angular momentum and relationship between torque and angular momentum. Today we'll study relation between torque and angular momentum for a system of particles. Relation between torque and angular momentum for a system of पार्टिकल्स। तो ये तो कंसिडरेबल बात है आपकी। देखो, अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेना है तो आपके पास वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास टॉर्क की बात हो रही है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको टॉर्क के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो पोजीशन वेक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है, और आपको पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम चाहिए होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एन पार्टिकल्स हमने कंसीडर कर लिए विथ पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 r3 अप टू rn, ठीक है। नाउ सपोज दैट द सिस्टम इज रोटेटिंग। जो कंप्लीट सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या कंसिडर कर ली यहाँ पे? ओमेगा। लेट दी ith पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसे हम कंसिडर करके या जिसकी रेफरेंस लेके हम पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का रिलेशन निकालेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो वो ith पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास क्या है? m, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर क्या है? r, ठीक है। तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। लीनियर वेलोसिटी कंसीडर क्यों? लीनियर वेलोसिटी कैन बी गिवन एज vi वेक्टर इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू पोजीशन वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी क्या करी है हमने? ओमेगा कंसीडर करी है, ठीक है, पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी, और जो हमने जिस पार्टिकल की हम वेलोसिटी कंसीडर कर ले दैट इज ith पार्टिकल, उसका पोजीशन वेक्टर। तो हियर वेलोसिटी इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर। सो मैं आपको बोल रही थी अभी, अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क क्या होता है हमारे पास? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम कंसीडर कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय फॉर ith पार्टिकल, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिर्फ ith पार्टिकल की। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपके पास? सिंपल मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इज स्केलर क्वांटिटी, सो वेक्टर विल बी ओवर vi वेक्टर। एंड एंगुलर मोमेंटम कैसे गिवन होता है? As I told you earlier, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। तो मैंने ये एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिर्फ ith पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, बट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सम होगा ना, जो भी पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे उन सभी का सम। देयरफॉर लीनियर मोमेंटम can be given as summation of ith particle into linear momentum of ith particle, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल ही था। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम यहाँ पे क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम यहाँ पे क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, ठीक है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा वो सम ही होगा सारे ith पार्टिकल का। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t,
अगर हम दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो एज वी ऑल नो कि जो हमारे पास डी एल वैक्टर होता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल होता है, टॉ। जो हमने अभी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम था, टॉ इज हियर टॉर्क, तो हम वो लिख लेते हैं पहले, डी एल वैक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी समीशन ऑफ आयोटा एल आई वैक्टर। ठीक है, तो हेयर दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ आयोटा, बाहर ले लेते हैं हम, डी बाय डी टी एल आई वैक्टर। ठीक है, सो हेयर डी एल आई वैक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू टॉ आयोटा, मतलब टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल। ठीक है, हेयर टी आई इज टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये क्या है हमारे पास, टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब लेट एफ आई बी द फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। ठीक है, लेट एफ आई बी द फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। अगर हम एक फोर्स एफ आई कंसिडर करें जो कि ith पार्टिकल पे काम कर रही है, तो एज वी ऑल नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ टॉर्क इज गिवन बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, तो इंटरनल फोर्स कैन बी टर्म्ड एज जीरो हेयर। अब हमारे पास एक और रिलेशन है, टॉ आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ आई वेक्टर। ठीक है, सो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस एफ आई इंटरनल। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पे एफ आई इंटरनल है वो जीरो है, तो वी कैन राइट इट एज टॉ आई वेक्टर हियर इक्वल टू आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आर आई वेक्टर प्लस एफ आई एक्सटर्नल के इक्वल है यहाँ पे, तो हेयर टॉ आई दैट इज कंप्लीट टॉर्क ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर आप कंप्लीट टॉर्क ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देना चाहें यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे उसे, खाली टॉ आई वेक्टर। तो हेयर टॉ आई वेक्टर कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज टॉ आई एक्सटर्नल। ठीक है, दिस इज टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ना, देयरफॉर दिस होल कैन बी रिटन एज टॉ आई एक्सटर्नल। नाउ हियर टॉ आई रिप्रेजेंट कंप्लीट टॉर्क ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सो डी एल वेक्टर बाय डी टी जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन था, दैट कैन बी गिवन एज समीशन ऑफ आयोटा टॉ आई एक्सटर्नल। ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके है, एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ द सिस्टम के इक्वल है। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमारे पास यूजुअली किसके इक्वल होती है, डी पी वेक्टर बाय डी टी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विद न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम फॉर अ रिजिड बॉडी। देखो, अगर किसी भी जो बॉडी है वो अंडर मोशन होती है, तो उसका इक्विलिब्रियम
लेने के लिए उसकी जो फोर्सेस हैं उस पर जो भी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल फोर्सेस है या फिर उसका जो टोटल लीनियर और एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड। अगर आपको एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, कंजर्व्ड का मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, रिजिड बॉडी है वैसे यहाँ पे टॉपिक है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की बात हो रही है। तो रिजिड बॉडी में जैसे हमने एक आयत पार्टिकल कंसिडर किया था, हम फिर से एक आयत पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। ऑन विच द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम कॉजेज चेंज इन ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ अ रिजिड बॉडी, कंसिडर अ आयत पार्टिकल, ठीक है। नाउ कंसिडर एक्सटर्नल फोर्सेज cause a change in motion of a rigid body, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं जो ट्रांसलेशनल फोर्सेज हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेज है रिजिड बॉडी के मोशन में चेंज ला रही हैं। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समीशन ऑफ आयोटा, एक पार्टिकल कंसिडर किया है, एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जो हमारा अभी लास्ट रिलेशन का लास्ट स्टेप था। इन एडिशन एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन एन सिस्टम प्रोड्यूसेस टॉर्क, ठीक है, फोर्सेस प्रोड्यूसेस टॉर्क, तो दैट टॉर्क कैन बी गिवन एज टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू समीशन ऑफ आयोटा टी आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल वेक्टर बाय डी टी। दोनों ही रिलेशन अभी हमारे जो लास्ट डेरिवेशन करी हमने उसमें थे। नाउ कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैन बी गिवन एज, देखो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कि जो बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, हमारी जो फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, कंजर्व्ड। अगर आपकी फोर्स कंजर्व्ड होगी तो मोशन क्या होगा, कंजर्व्ड, विच मीन्स इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। तो जो अगर हम कंसिडर कर लेते हैं रिजिड बॉडी का, हमने आईएफ पार्टिकल कंसिडर करा है, इफ वी कंसिडर एफ आई इज हियर इज F1 F2 एंड F3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, हैविंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो जो कंप्लीट फोर्सेज हैं वो क्या होगा, कंप्लीट सम, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ फॉर ith पार्टिकल एफ आई कैन बी कंसिडर्ड एज, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेक्टर कंपोनेंट्स कंसिडर कर लेते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, दैट इज एफ आई एक्स प्लस जे कैप एफ आई वाई प्लस के कैप एफ आई जेड, ठीक है। दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग, सॉरी इसमें वेक्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि आपने इसमें यूनिट वेक्टर्स लगाए हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स यूज किए हैं, तो दीज थ्री गिव्स यू द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ये तीनों, एक्स वाई और जेड एक्सिस। Therefore, for a particle to be in equilibrium, summation of f I x must be equal to summation of iota f I y summation of iota f I z must be equal to 0, ठीक है। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। नाउ ऑल्सो कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किस फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम, टॉर्क से, तो देयर टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट इट एज समीशन ऑफ आयोटा टी आई मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो आपको कंडीशंस पहले से ही पता है, ट्रांसलेशनल के लिए आपको जो फोर्स एक्सर्टेड है वो आपको क्या लेनी है, 0। तो एक्सटर्नल फोर्स के आपको बस ये लिखना है कि F1 F2 F3 वेक्टर्स कंपोनेंट है, फिर आपको उसके अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस के कंपोनेंट को 0 लिख देना है। अब यहाँ पे टॉर्क
है जो उसको रिप्रेजेंट करना है, तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर F1, F2, F3 फोर्स एक्टिंग है along with position vectors R1 vector, R2 vector and R3 vector. So tau here is represented by R1 cross F1 vector, comma R2 cross F2 vector, ठीक है, प्लस R3 comma F3 vector. This all must be equal to 0. So अब हम tau के भी सिमिलरली बहुत ही इजी डेरिवेशन है, tau के भी हम x, y और z कंपोनेंट्स कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे. tau I वेक्टर इज इक्वल टू आयोटा कैप tau I x प्लस j कैप tau I y प्लस k कैप tau I z, ठीक है. This must also be equal to 0. That means summation of iota tau I x is equal to summation of iota tau I y equal to summation of iota tau I z must be equal to 0. Therefore, equation 2 and 4 gives you 6 conditions, ठीक है, that must be satisfied for a rigid body to be in equilibrium, ठीक है. तो ये थी आपकी फॉर अ रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस. सो फर्स्ट हमने क्या किया रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हमने ith पार्टिकल कंसीडर किया, और फिर सिंपल जैसा हमने पहले टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन प्रूव किया था, अगेन हमने वही किया, बस ith पार्टिकल कंसिडर करके किया. इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी में तो हमने बहुत ही इजी करा है, एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर करी, उसके कंपोनेंट्स अलग करके लिखे, उसे इक्वल्स टू 0 लिख दिया. एक्सटर्नल टॉर्क कंसिडर किया, उसके कंपोनेंट्स अलग करके लिखे, विच इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वो हमने अलग लिखा. फिर हमने उसका जो ith कंपोनेंट था अलॉन्ग x, y और z एक्सिस, वो हमने इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया. In the end, we had 6 independent conditions for the body to be in a equilibrium. So, thank you. This is all for today.